अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड के PYQs। ओके, तो इसमें पूछा है सिमिलरिटी बिटवीन द DNA एंड RNA इज दैट बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ये करेक्ट है। दे आर बोथ कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग, करेक्ट है। सिमिलर शुगर्स नहीं है, सिमिलर पिरिमिडिन बेसिस ये भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों करेक्ट होना चाहिए क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, दोनों केपेबल है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये पक्का, ये सिमिलरिटी पक्का है। फिर केपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग, डीएनए इज केपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग, आरएनए भी रेप्लिकेटिंग के इक्वल है क्योंकि हमें जब भी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं उसमें हमें क्या 3-4 क्राइटेरिया दिया है टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। जब भी कॉम्पिटिशन था प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के बीच में, तो हमें कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करने थे कि कौन जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। पहले तो उसका होना चाहिए कि रेप्लिकेट कर सकता है, फिर म्यूटेशन अंडरगो कर सकता है, फिर स्टेबल होना चाहिए, फिर ऐसे 3-4 क्राइटेरियाज थे। उसमें से आरएनए और डीएनए दोनों ही मैच करे थे, बट डीएनए थोड़ा ज़्यादा स्टेबल था क्योंकि डबल स्टैंडर्ड था और इसमें थाइमीन था यूरासिल की जगह पे। तो ये सब स्टेबिलिटी के कारण डीएनए जीत गया था। तो आरएनए इज इवॉल्व, आरएनए का जो मैकेनिज्म है वो इवॉल्व है इनटू डीएनए का मैकेनिज्म। तो दोनों ही रेप्लिकेटिंग है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो ही रहेगी पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे। ओके, a DNA synthesis can be specifically measured by the estimating the incorporation of radio labeled किससे हम लोग कर सकते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर, यूरासिल, थाइमीन। ओके, किससे हम लोग थाइमीन में अगर रेडियो लेबल लगा दे तो हमें पता चल जाएगा कितना थाइमीन यूज हुआ है क्योंकि आरएनए में यूज नहीं होगा थाइमीन। ओके, डीएनए में ही सिर्फ यूज होगा। ये पेज पूरा ब्लर दिख रहा है। ओके वेट, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया अच्छा वाला पेज, इसमें सब दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस प्यूरिन अकरिंग इन आरएनए इज, प्यूरिन ऑर्गेनिक बेस प्यूरिन, प्यूरिन देखो दो ही है, एडेनिन गुआनिन, ये दो प्यूरिन दोनों में सेम ही रहता है, तो गुआनिन आ जाएगा 47 का सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 pyrimidine bases, विच वन कंटेन्स 4 pyrimidine bases, 4 pyrimidine में क्या आ जाएगा, बाकी सब ये एडेनिन गुआनिन तो हो गया, यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन, यूटीसी, ये सब आ जाएगा। तो किसमें 4 दिख रहे हैं आपको, ये नहीं, 1 2 3 4, फर्स्ट वाला है क्या, यस फर्स्ट वाला ही है, बाकी सब आप काउंट करके देख लो। एडेनिन इज अ प्यूरिन, ओके, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्ट वाइडली इन सेल, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन सेल, क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, डीएनए तो न्यूक्लियस में है, क्लोरोप्लास्ट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेरोसोम, आरएनए इज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नेक्स्ट इज इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, बेसिक यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड, the basic unit of nucleic acid is nucleotide. Then DNA is composed of a repeating unit, ribonucleoside, deoxy ribonucleoside या न्यूक्लियोटाइड 53 का भी डी आएगा। A nucleotide is formed of प्यूरिन pyrimidine phosphate, दोनों कैसे आएगा, प्यूरिन एक या तो प्यूरिन या तो pyrimidine, नाइट्रोजनस बेस्ड शुगर फॉस्फेट, ये करेक्ट है। RNA does not possess थाइमीन। इजी क्वेश्चन आए यहाँ पे से। नाउ नेक्स्ट इज लिंकेज वाले से आया है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये 2022 का है, लिंक्स टू ग्लूकोज यूनिट और टू प्रोड्यूस माल्टोस, 2 ग्लूकोज यूनिट माल्टोस, इट्स फॉर्मूला इज दिस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोस, मतलब आप इसे फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, C2 बोल रहा हूँ, C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों को ऐड कर दो तो क्या है, C12H24O12, माइनस वाटर करना पड़ेगा क्योंकि वाटर एक निकलता है, तो करो C12H22O11, तो ये कहाँ दिख रहा है, C12H22O11, इसका आ गया B। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड। तो इधर मैच कर लेते हैं हम लोग पहले। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है, ये ठीक है, पॉलीसैकेराइड में मिलेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड। तो B का 1, C का 2, देखो कहाँ मिल रहा है ये सब, B का 1, C का 2, D का 3, A का 4, करेक्ट, तो 57 का B हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली ऑन द सरफेस, ग्लाइकोसिडिक भी है और पेप्टाइड बॉन्ड भी है, ग्लिसरॉल, अच्छा 2 स्ट्रक्चर्स दिए, ग्लाइकोसिडिक किस में दिखेगा, कोई तो कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए और पेप्टाइड बॉन्ड कोई ये होना चाहिए अपना पेप्टाइड, इंसुलिन, इनुलिन,
इंसुलिन एंड इन्यूलिन इज द करेक्ट ऑप्शन. इन्यूलिन इज अ पॉलीसैकेराइड, इट इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोस, इसका मोनोमर रहता है फ्रक्टोस, और इंसुलिन इज अ हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन है ये. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसके केस में. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली. गिवन ग्राफ करेक्टली कौन सा रिएक्ट, अच्छा इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए हमें. एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. बी इन प्रेजेंस बोला है, बी प्रेजेंस में बढ़ जाता है क्या, तो गलत हो गया. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो सबस्ट्रेट का एनर्जी प्रोडक्ट से कम है तो डेल्टा एच आएगा नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक हमें ढूंढना है, एक्सोथर्मिक. रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बी इन प्रेजेंस, ये भी गलत हो गया. ये राइट होगा, ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो 59 का डी आ गया. ओके, नेक्स्ट, which of the following biomolecule does have phosphodiester bond. phosphodiester bond मतलब न्यूक्लियोटाइड पूछ रहे हैं हमें, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड कुछ तो पूछेगा. न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा. phosphodiester bond इसमें ही मिलता है. बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली, बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली, क्या पूछा है अप्रोक्सीमेटली इसमें, डायमीटर पूछा है कि इसका पिच पूछा है कि क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए तो ठीक है, गलत है थोड़ा सा, क्वेश्चन गलत है. अगर फिर भी बताते तो उसमें क्या क्या पूछ सकते थे, क्वेश्चन गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है. देखो इसका पिच मतलब एक टर्न के अंदर कितने आते हैं, उसका लेंथ क्या आता है, आप लिख सकते हो 3.4 नैनोमीटर, या तो देखो आप क्या लिख सकते हो उसको 3.4 नैनोमीटर, या तो आप क्या कर लो 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर लिख सकते हो आप इसको. ये हो गया नंबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, एक टर्न के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, वो इतना रहता है. अभी एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर रहते हैं, 10 बेस पेयर रहते हैं, तो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिवाइड बाई 10 कर दो, इसका 0.34 नैनोमीटर या तो 3.4 एंगस्ट्रॉम. ये ध्यान रखना यूनिट का, इन लोग फंसाते हैं इन लोग. फिर और क्या है इसमें, हाँ ये जो 20 नैनोमीटर थी, ये क्या हो सकता है, डायमीटर, मतलब ये जो हेलिक्स बना उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर था 20 एंगस्ट्रॉम, उसका डायमीटर रहता है 20 एंगस्ट्रॉम, तो 20 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो आप, या तो आप लिख सकते हो 2 नैनोमीटर. ओके, 20 नैनोमीटर नहीं रहेगा, तो इसमें जो पूछा रहेगा उसके हिसाब से कर लेंगे, बट इधर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. Anti-parallel strands of DNA molecules means that the phosphate group of 2 DNA strands at their end share the same position. No, phosphate groups at the start of 2 DNA strands is opposite pole. Yes, this is correct. 62 का आ जाएगा, 62 का आ जाएगा B. नहीं, 62 का थोड़ा गलत है, ये नहीं आएगा. 62 का इन लोगों ने A दिया है आंसर, जिसमें कि द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 2 DNA strands at their ends share same position. थोड़ा ये पिछले साल का है तो बोल सकते हैं आप, ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है. टू फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनाइट एंड इंटरलिंक्ड विथ राइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब आरएनए के फॉर्मेशन में काम आएगा, तो वो किससे लिंक्ड होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ही लिंक होंगे, और कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर. ओके, तो ये पेज हम लोगों ने देख लिया इधर. नेक्स्ट, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के बारे में रॉन्ग किया है. डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन सम वायरसेस, RNA is double stranded occasionally. Length of one helix of DNA in beta form is this. यही रॉन्ग हो गया, मैंने अभी बताया. लेंथ ऑफ वन हेलिक्स, एक हेलिक्स के बीच का लेंथ कितना होता है, वापस बोलो 34 एंगस्ट्रॉम या तो 3.4 नैनोमीटर, कोई भी एक याद रख लो. फिर नैनोमीटर तो एंगस्ट्रॉम तो कर ही लोगे आप. ओके, तो 64 का सी हो जाएगा. लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए has 120 adenine and 120 cytosine bases. The total number of nucleotide present in the segment is. Total number of nucleotide present in the segment is. DNA का segment लिया है, ओके, इसमें कुल मिला के एडेनिन कितने हैं 120 और साइटोसिन है 120, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो जाएंगे. तो इसमें एडेनिन और साइटोसिन का दिया है हमें. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में तो एडेनिन किसके साथ पैर करता है, थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन के साथ. अगर ये 120 तो ये 120 रहेगा, ये 120 तो ये 120 रहेगा, तो टोटल कितने हो गए 480 हो गए हमारे पास. ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. देखो
टी इज इक्वल टू जी सी, ये करेक्ट है. डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीजेस ऑन हीटिंग, डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीजेस ऑन हीटिंग, इट इज ऑल्सो करेक्ट. बट ए टी इक्वल अपॉन जी सी इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये गलत हो गया. इट इज इक्वल टू 1 और कॉन्स्टेंट. तो बोथ ए एंड बी नहीं, ये रॉन्ग हो गया. रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, नॉट कंसिस्टेंट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर coiled from common axis, coiled around each other, coiled differently, coiled over protein sheet. Protein sheet गलत है. Coiled over a common axis should be the answer. Okay. Now match the following. ये किसके बारे में आ गया? ये एंजाइम्स के बारे में आ गया हम लोग. इनिबिटर ऑफ एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी, फिर पोजेसेस पेप्टाइड बॉन्ड, सेल वॉल ऑफ फंगाई, तो ये काइटिन सामने दिख रहा है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इट इज रिक्सिन ओवर हियर. तो डी का आ जाएगा 1, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो 68 का आ जाएगा 4th. बाकी सब आप मैच करके देख लो. इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, इट इज मैलोनेट. फिर पोजेसेस पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज कोलाजिन होगा, ये कोलाजिन होगा. ओके, तो यहाँ से आप पता चल जाएगा. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम दैट. प्रोस्थेटिक ग्रुप देखो, कोफैक्टर्स के बारे में फटाफट देख लेते हैं. 3 टाइप के होते हैं कोफैक्टर्स में. होता है कोएंजाइम, और एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक होता है मेटल आयंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद एंजाइम एंड सबस्ट्रेट दोनों के साथ. सॉरी, मेटल आयंस एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ये तो ठीक है. प्रोस्थेटिक ग्रुप के और कोफैक्टर की कोएंजाइम के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड. ओके, और ये सिर्फ बाइंड करते हैं तभी, बाइंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. मतलब सी से कोएंजाइम, सी से केमिकल रिएक्शन के दौरान ही बाइंड करेंगे. तो इसी बेसिस पे हमें पूछा रहेगा. दे सर्व एज कोफैक्टर इन मेनी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन. डिफरेंट पूछा है. द प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, ये करेक्ट हो सकता है. द एसोसिएशन ऑफ एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट. दे रिक्वायर मेटल आयंस फॉर द एक्टिविटी. तो 69 का सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप इससे डिफर कैसे करता है? क्योंकि ये टाइटली बाउंड होता है एपोएंजाइम से. और ये एपो होलो एंजाइम का देखो इधर क्वेश्चन भी दिया है, मैं उसको बता देता हूँ. होलो एंजाइम मतलब होल, कंप्लीट एंजाइम, होल एंजाइम ऐसा बोल सकते हो. होल एंजाइम, उससे ही नाम आया होलो एंजाइम. किससे बना है? एपो एंजाइम और कोफैक्टर. जनरल हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं, क्योंकि कोफैक्टर क्या है? कोएंजाइम भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, और आपका मेटल आयन भी हो सकता है. ओके, तो ये देख लेंगे जब ये आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, तो यहाँ पे देख लो. कोएंजाइम और मेटल आयन दैट टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम प्रोटीन इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. ये करेक्ट ऑप्शन है. हमें स्टेटमेंट्स को करेक्ट एंड इनकरेक्ट बताना है. कंप्लीट कैटालिटिक एंड एक्टिव एंजाइम विद बाउंड विद प्रोस्थेटिक ग्रुप इज एपो एंजाइम. नहीं, अभी मैंने बोला उसको होलो एंजाइम बोलते हैं. तो 1 is true, 2 is false. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? ओके, यहाँ पे देखो, पहली बात तो होलो एंजाइम शुड बी इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, ये करेक्ट हो सकता है. ओके, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम इज ऑल्सो होलो एंजाइम. कोएंजाइम इज होलो, ये तो गलत हो गया. होलो कोएंजाइम और कोफैक्टर, एपो एंजाइम है ही नहीं. और एपो एंजाइम होलो एंजाइम, ये गलत हो गया. देखो यहाँ पे कोफैक्टर रहता तो भी चलता था. कोफैक्टर आ गया तो हम लोग जनरल के लिए बोल रहे हैं, ब्रॉडर टर्म हो गया. कोफैक्टर क्या है? कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयंस कुछ भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब रॉन्ग कौन सा है? द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, द इनहिबिटर मॉलिक्यूल नॉट केमिकली चेंज द एंजाइम. In competitive inhibition, the inhibitor molecule is not changed chemically. The competitive inhibitor does not affect the rate of breakdown of enzyme substrate complex. The presence of competitive inhibitor decreases the Km of the enzyme for the substrate. The competitive inhibitor reacts reversibly with an enzyme to form an enzyme inhibitor complex. तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तीन राइट रहोगे, एक इनकरेक्ट रहेगा. इसमें से सबसे इनकरेक्ट यही है, क्योंकि देखो जब भी इनहिबिटर कुछ एंजाइम्स के ऊपर बाइंड कर लेगा. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो उसके जैसा ही दिखता रहेगा, सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखता है. अपना इनहिबिटर भी सबस्ट्रेट के जैसा दिखता है. ओके, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट और एंजाइम का शेप स्ट्रक्चर सेम रहता है. तो क्या होगा? इनहिबिटर जाके इधर बाइंड कर लेगा. और Km का मतलब क्या होता है? Km मतलब द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू रीच द 50% वेलोसिटी. मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए था रिएक्शन का, उसका 50%, समझो ये V मैक्स है अपना, उसका 50% पहुंचने के लिए कितना एंजाइम का कंसंट्रेशन चाहिए? वो Km होता है. बट अभी आधे एंजाइम तो इनहिबिटर ने बाइंड कर लिए, तो थोड़े बचे रहेंगे. तो उसके लिए आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तब भी जाके आपको Km वैल्यू मिलेगा. तो इन दिस केस आपका वेलोसिटी कुछ इस ग्राफ ऐसा हो जाता है. तो मतलब Km वैल्यू बढ़ गया आपका, ये Km डैश है इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर.
इनहिबिटर के प्रेजेंस में, तो डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो भैया, मतलब सी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट ये रॉन्ग है बट हमारा आंसर ये है करेक्ट है। ओके, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे। सबस्ट्रेट्स बाइंड विद एन एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ये करेक्ट है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। A non-competitive inhibitor binds the enzyme at the site of distinct from which the substrate bind. Malonate is a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase, ये भी करेक्ट है। नॉन कॉम्पिटिटिव वाला ये भी करेक्ट है। ओके, ये एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होता है जाके। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स, डालेंगे तो रिवर्स होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में रिवर्स होता है। देखो इसमें कैसे हम लोगों ने ज्यादा सब्सट्रेट डाला तो थोड़ा आगे वेलोसिटी, सॉरी ये ग्राफ थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने, गलत कर दिया। ये जो पहला वाला ग्राफ था वो इधर से जा रहा था और दूसरा वाला ग्राफ था वो इधर से जाके सेम वी मैक्स पहुंचेगा, सेम वी मैक्स होगा। ओके, मैंने उल्टा वी मैक्स बना। वी मैक्स रिमेन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता, तो वी मैक्स कांस्टेंट रहता है। इस तरीके से आपको ये आ जाएगा। तो इस केस में भी तो ये भी कॉम्पिटिटिव, मैलोनेट डज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटर विद सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट और मैलोनेट का स्ट्रक्चर सेम होता है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम पे जाके बाइंड करना चाहिए था सक्सिनेट, बट मैलोनेट सेम शेप की वजह से वो बाइंड कर जाता है। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे डज नॉट रिवर्स, नहीं इट रिवर्स हो जाता है, जो हम लोग ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा अभी। इसमें रिवर्स होता है तभी तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंचा, अगर रिवर्स नहीं होता तो कितना भी एंजाइम डालो अब कुछ होता ही नहीं था। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में रिवर्स हो सकता है, जो इस केस में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, क्योंकि समझो ये एंजाइम है, ये एलोस्टेरिक साइट है और ये आपका एंजाइम का एक्टिव साइट है। ये यहाँ पे कुछ एंजाइम आके जुड़ना है, बट दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वाला आके इधर जुड़ गया, तो ये एलोस्टेरिक साइट, ये जो एंजाइम का बाइंडिंग साइट था वो चेंज हो जाएगा। अभी एंजाइम का जो बाइंडिंग साइट था वो चेंज हो जाएगा, फ्रॉम पहले ये शेप था अभी थोड़ा अलग शेप हो जाएगा, जैसे कि ये सर्कुलर हो गया, कुछ तो हो गया, तो चेंज इन शेप हो गया। तो एंजाइम भले ही सेम रहा है, मतलब आपका सबस्ट्रेट भले ही सेम शेप करे बट फिट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉक एंड की मैकेनिज्म से काम करते हैं एंजाइम्स, तो उस तरीके से। तो इसमें आप कुछ भी डाल दो, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, आप सबस्ट्रेट कितना भी डाल दो रिवर्स होने नहीं वाला है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में इरिवर्सिबल, कॉम्पिटिटिव में रिवर्सिबल व्हेन वी ऐड मोर सबस्ट्रेट। ओके, ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल पार्ट है, पूछ सकते हैं इस पे स्टेटमेंट बेस्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स आर विटामिन है, बहुत सारे विटामिन जैसे कि नियासिन NAD में है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फिर NADP में है, नियासिन विटामिन NADP, ये सब में विटामिन बहुत सारे रहते हैं कोएंजाइम्स में। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज परमानेंट, अनस्टेबल, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। परमानेंट नहीं रहता, वो चेंज होता है, एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज होता है। Which of the following statement about enzyme is wrong? Enzyme require optimum pH and temperature for maximum activity. Optimum pH and temperature बराबर है। Enzymes are denatured at high temperature, correct है। Enzyme are mostly proteins but some are lipid also, ये गलत हो गया। Some are nucleic acid also आएगा, क्योंकि राइबोजाइम जो न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो राइबोजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम है। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक, ये भी करेक्ट है, सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट अगर देखिए, द कर्व गिवन बिलो शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी विद रिलेशन ऑफ 3 कंडीशन पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कौन सा 2 हो सकता है इस केस में? तो वाई एक्सिस में तो अपना आ जाएगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ओके, वाई और एक्स एक्सिस में सॉरी हाँ वाई एक्सिस में आपका ये आएगा, बट मैं गलत मैच कर रहा हूँ, इन लोग ने एक्स और वाई इधर लिख के देखा। तो वाई में आपका क्या आ जाएगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। नीचे इधर आ जाएगा एक्स एक्सिस में टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा तो मैक्सिमम एक्टिविटी आपको देखने मिलेगा। तो मैच कर रहा है यहाँ पे 77 का बी वाला। नाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज मैलोनेट, इसका असली सबस्ट्रेट को होना चाहिए सक्सिनेट, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का नाम ही है। देखो एंजाइम जिसके ऊपर काम करते हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको नाम दे देते हैं। अगर माल्टोस पे काम कर रहा है तो माल्टेस, जाइमोचेन के ऊपर से काम कर रहा है जाइमेज, फिर अगर शुगर के ऊपर काम करे तो इन्वर्ट शुगर बोलते हैं हम लोग उसको, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, उसको इन्वर्टेस, ऐसा सब नाम दे देते हैं। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का असली सबस्ट्रेट होना चाहिए था सक्सिनेट, बट आ जाता है मैलोनेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये आपको पता रहना चाहिए। An organic compound bound to an enzyme and essential for its activity is organic compound bound to an enzyme। एपो एंजाइम तो वो अपना इनएक्टिव एंजाइम है, होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम है, आइसो एंजाइम भी नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी 79 का डी निकाल सकते हो आप। और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहता है, बट डिफरेंस मैंने बता दिया था, को एंजाइम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बाइंड होगा, ओके, और एपो प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा बाइंड रहेगा।
enzyme inhibition is correct. Statement regarding enzyme inhibition. Competitive inhibition is seen when a substrate competes with an enzyme for binding of an inhibitor protein. देखते competitive inhibition is seen when the substrate and inhibitor compete for the active site of enzyme. ये थोड़ा राइट लग रहा है. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन ओवरकम बाय एडिंग, नहीं, अभी मैंने बोला नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल है. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स आर ऑफन इरिवर्सिबल, ऑफन बाइंड इरिवर्सिबली. इसमें से ना ये मेरे को डी वाला राइट लग रहा है इसके लिए. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफन बाइंड्स इरिवर्सिबली. ओके, ये तो राइट है, ये गलत है. बाकी सब तो हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया. ओके, सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज सीन व्हेन अ सबस्ट्रेट कम्पीट्स. सबस्ट्रेट थोड़ी ना कम्पीट करता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम कम्पीट करते हैं फॉर इनिबिटर प्रोटीन के लिए, थोड़ी ना करते हैं. सबस्ट्रेट और एंजाइम इनिबिटर प्रोटीन के लिए लड़ते हैं क्या? नहीं, इनिबिटर प्रोटीन और सबस्ट्रेट लड़ते हैं एक्टिव साइट के लिए. तो ये वाला तो करेक्ट है. और ये नॉन कॉम्पिटिटिव हम लोग ज़्यादा डाल के नहीं कर सकते. और ये इरिवर्सिबल नहीं, जब ये एलोस्टेरिक साइट से निकल जाएगा वो रिवर्सिबल हो सकता है. तो इसका मतलब ये है कि एलोस्टेरिक साइट से अगर एंजाइम छोड़ गया तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा, वापस उसका शेप चेंज हो जाएगा. द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय द वैल्यू ऑफ Km वैल्यू से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी. मतलब जिसको Km वैल्यू क्या है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम वैल्यूज का हाफ. अगर ये V है तो V/2 पहुंचने के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए वो है. अगर कोई एंजाइम देखो ऐसा काम कर रहा है, ये वाला हटा के अगर हम लोग देखें, अगर कोई एंजाइम ऐसा काम कर रहा है, दोनों का Vmax सेम है. Km देखे तो Km इसका ज़्यादा हो जाएगा, Km2 और इसका Km1. तो Km इसका ज़्यादा होगा तो Km मतलब इसको ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, मतलब वो थोड़ा इनएफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा सबस्ट्रेट देंगे तभी वो जाके काम करेगा. तो ये जो कम वाला चाहिए वही ज़्यादा एफिशिएंट है. तो Km वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं एफिशिएंसी. एंजाइम्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल बिकॉज ऑल ऑफ दिस हेल्प in regulating metabolism, exclusively synthesized in the body of living organism as present as conjugated protein, enhance oxidative metabolism. ये सब काम करते हैं help in regulation of metabolism. Out of NCERT question again. Which of the following hydrolyzes internal phosphodiester bond of a polynucleotide chain? Internal phosphodiester bond of a protein of a polynucleotide chain. ये आगे आपका इसके बायोटेक से क्वेश्चन आता है. ये बायोटेक से क्वेश्चन आ गया. तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन तोड़ेगा? एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस बाहर से तोड़ेगा बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो एंडोन्यूक्लियस करेगा. 83 का सी आ गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द कॉपर नेसेसरीली एसोसिएटेड विद एज एक्टिवेटर? कॉपर किसका ये है? कॉपर मेटल आयन किसको ये करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ट्रिप्टोफैनेस, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, ट्रायोजेस. इसमें आंसर है ट्रायोनियस. आउट ऑफ सिलेबस. ओके. Feedback inhibition of an enzymatic enzymatic reaction is caused by the end product की वजह से ही feedback जाएगा. Enzyme enhance the rate of reaction by changing the equilibrium point, no, by lowering the activation energy. Okay, an enzyme brings about decrease in reaction time, increase in reaction time, reduction in activation energy. 87 का भी आ जाएगा D. Enzyme having slightly different molecular structure but performing identical activity are स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी. आइसो एंजाइम मतलब आइसोमर जैसा हो गया. आइसो एंजाइम ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, बट आप इनको थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, आंसर कर सकते हो. तो यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स का हमारा हो गया.